अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन करते कैसे हैं। सबसे पहले तो आप वो पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद आपने उस पैसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये जो पैसेज है वो किस इरा से है और इसको हैंडल कैसे करना है और इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे देखें प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। द क्वेश्चन in practical criticism of a given passage should be attempted by the following 4 steps। ये 4 स्टेप्स होते हैं जिसके अंडर ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखें प्लेसमेंट ऑफ द पैसेज, वो जो आपको गिवन पैसेज होता है उसकी प्लेसमेंट, सच दैट टू डिटरमाइन द एज, किस एज से ताल्लुक रखता है। जैसे अभी हमने जलालुद्दीन रूमी की जो पोएम है वो पढ़ी, ठीक है। अब हमने देखना है ये किस एज से, पीरियड से ताल्लुक रखता है, टू विच द पैसेज अपेरेंटली बिलोंग्स, और वो किस पैसेज जो है अपेरेंटली किस इरा से बिलोंग करता है। द लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे यूज की गई है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, थीम क्या है, और स्टाइल जो है वो क्या है। स्टाइल अप्रोच ऑफ द पोएट कैन गिव यूजफुल हिंट्स इन दिस रिगार्ड। अब उस पैसेज के अंदर जो है वो लैंग्वेज, सब्जेक्ट, थीम और स्टाइल जो है वो बताता है, हिंट्स देता है इन दिस रिगार्ड। द पैसेज में बिलोंग टू क्लासिकल और रोमांटिक और मॉडर्न पीरियड, या तो वो क्लासिकल से ताल्लुक रखता है या रोमांटिक से या वो मॉडर्न से। अभी आप देखें कि जलालुद्दीन रूमी की जो हमने अभी पोएम पढ़ी वो बेसिकली रोमांटिक से ताल्लुक रखती थी, क्योंकि मोहब्बत की बात हो रही थी और एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड की बात हो रही थी, और ये सारी चीजें, और ये कहाँ से ताल्लुक रखती हैं, ये मॉडर्न पीरियड से ताल्लुक रखती हैं, और सॉरी रोमांटिक पीरियड से ताल्लुक रखती हैं। जनरल फीचर ऑफ ईच पीरियड एंड एज। अब अगर ईच पीरियड एंड एज के जनरल जो है रोमांटिक वो सॉरी हर एज के जनरल फीचर्स को अगर हम देखें तो क्या होगा। मैंने आपको याद होगा एक दफा बताया था कि जब मेरा पेपर आया था क्रिटिसिज्म का, तो एक मैंने जो पैसेज अटेम्प्ट किया था वो W.B. यीट्स की कोई पोएम थी, और उस वक्त जब हम लोग अटेम्प्ट करते थे ना पेपर, नीचे सिर्फ यहाँ पे तो आपको जो पोएम दिखाई है उसके ऊपर टाइटल दिया हुआ बकायदा पोएम का। हम लोग जब अटेम्प्ट करते थे तो कभी कभार नीचे पोएट का नाम आता था, नहीं तो वो भी नहीं आता था, और ऊपर टाइटल तो दिया ही नहीं होता था कि ये कौन सी पोएम है, कहाँ से आई है, क्योंकि टाइटल इज द मेन थिंग। अगर आपको टाइटल पता चल जाए ना पोएम का तो यू कैन इजीली हैंडल दैट पोएम। अब उसका टाइटल भी नहीं था, मैंने जस्ट उस पैसेज को पढ़ा और नीचे लिखा हुआ था W.B. यीट्स। W.B. यीट्स के बारे में मुझे कुछ याद नहीं था, क्योंकि जब पढ़ी थी W.B. यीट्स तो मेरे ख्याल है वो BA में पढ़ी थी, और वो एक छोटी सी पोइम थी और वो पढ़ के भी मैं भूल गई थी, और हो गए थे कोई 10-1 साल BA को भी किए हुए, या 7-8 साल हो गए थे BA को भी किए हुए जब मैंने किया था। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। तो 2007 में BA किया था और 2016 का पेपर आ गया, और उसमें लिखा हुआ था W.B. यीट्स। 9 इयर्स का गया, याद ही नहीं था कौन था W.B. यीट्स के। एक कोट पढ़ी थी मैंने सीमसीनी में, सीमसीनी के बारे में लिखा हुआ था द मोस्ट आयरिश पोएट सिंस W.B. यीट्स, यानी कि W.B. यीट्स के बाद अगर कोई आयरिश पोएट आया है तो वो सीमसीनी है, जिसने W.B. यीट्स के बराबर की पोइट्री की है। सीमसीनी का ये हुआ था कि सीमसीनी मैंने रीडर्स ऑफ पोएट्री प्रोज में बहुत दिल से पढ़ा था, और वो मेरी फिंगर टिप्स पे था। और जब मैंने पोइट्री पार्ट 1 पढ़ा था एट दैट टाइम, तो वो सॉरी पार्ट 2 पोइट्री पढ़ी थी, तो उसमें मैंने सीमसीनी को बहुत गौर से पढ़ा था, और सीमसीनी जो है वो मुझे उसके अंदर एक टच नजर आता था अल्लामा इकबाल का, तो वो मैंने बड़े दिल से सीमसीनी की सारी पोइट्री पढ़ी हुई थी। तो जब मैं वो आया, वो सारी मैंने पोएम पढ़ी, मुझे उस पोएम में से कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस पोएम में है क्या, और मेरे पास ऑप्शन भी कोई नहीं थी, बिकॉज 3 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर चुकी थी, और 4th क्वेश्चन मुझे आता कोई नहीं था, और वो था भी काफ़ी टफ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं क्या करूँ। और आखिरी में मेरे पास एक ही ऑप्शन रह गई थी कि मुझे हर हाल में ये किसी तरह W.B. यीट्स को सर से उतारना है। जो सेकंड पैसेज था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मेरी उंगली जो रुकी वो W.B. यीट्स पे ही रुकी। अब W.B. यीट्स के बारे में जब मैंने सोचा कि ये आयरिश पोइट है, और सिंस सीमसीनी, तो सारी वो जो सीमसीनी का एक उसने पोइट्री लिखी थी ना कि उसने जो है पोस्ट वॉर सिनेरियो में अपनी पोइट्री लिखी थी, और उसने दिखाया था कि भाई मेरे मुल्क के ऊपर जो है ये कौन है जो
कब्जा करके बैठ गए हैं और वो अपनी कौम की आज़ादी की बात करता है कि उसके जो लोग हैं वो अभी भी बिल्कुल इस तरह से गुमनाम जिंदगी गुजारते हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ते और इस तरह से सारा कुछ। तो सेम मैंने वो सारा उस पैटर्न में जाके उस एक माइंड बनाया और जब मैंने उन लाइंस को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये जो है एक पोस्ट वॉर सिनेरियो में या एक इलाका है जिसके अंदर जंग के हालात हैं, एक बच्चा है जो एक बूढ़े के साथ खड़ा है और वो बच्चा जवान हो जाता है लेकिन उस मुल्क के हालात नहीं बदलते। देन आई हैव अंडरलाइन द लाइंस ईच एंड ऑल और मैंने फिर लिखा कि ये एक सिनेरियो है इन लाइंस के अंदर जो कि एक पोस्ट मतलब एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें जंग हो रही है, जिसमें क्रूएलिटी है, जिसमें ऑपरेशन है। तो वो सारी थीम्स, थीम ऑफ ऑपरेशन, थीम ऑफ इम्पेरियलिज्म, ये सारी चीज़ें हमारी फिंगर टिप्स से, मेरी तो खैर फिंगर टिप्स से अभी भी हैं। मुझे ये वैसे ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, कौमों का जवाल, अरूज, इम्पेरियलिज्म और ये वो। और फिर फाइनली आया जब मैंने उसको एलेबोरेट करना शुरू किया उन लाइंस को, उन टाइटल को, कि एक आयरिश पोइट वो किस तरीके से लिखेगा और ये सारा क्वेश्चन फाइनली मैंने वो करके और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो दैट इज़ द थिंग, अगर आपके बैकग्राउंड में आपको पीरियड याद आ जाए ना, या आपको ये याद आ जाए, जैसे अभी हम रूमी के बारे में पढ़े थे, रूमी की जो पोइट्री थी वो किस तरह की थी, सूफियाना शायरी लिखा करते थे, सूफीज़म पे लिखा करते थे, ठीक है, स्पिरिचुअल उनकी जो है पोइट्री हुआ करती थी। तो इसी तरीके से हम जो भी पोइट होता है, अगर आपको समझ आ गई है कि भाई ये इस तरह का पोइट था और ये अपनी कौम के बारे में लिखा करता था और ये सारा कुछ, तो ऑटोमेटिकली यू कैन एनालाइज ऑल द लाइंस एंड थीम्स एंड दिस एंड दैट। मैंने सारी लाइंस को पहले तो अंडरलाइन किया, सारे इमेजेस को, और उसके बाद मैंने दो दो तीन तीन लाइंस के आगे एक एक थीम लिखी, एक एक थीम के ऊपर मैंने एक एक पैराग्राफ लिखा, एंड पे जाके मैंने फिगरेटिव लैंग्वेज का एक पैराग्राफ लिखा। उसके बाद जो है मैंने लिखा कि इस पोएम का जो मेन कंक्लूजन क्या है, व्हाट अबाउट द पोएट एंड दिस एंड दैट, एंड फाइनल कंक्लूजन दे के एंड देन मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद मुझे एक दो कोर्स याद थी, सीमस हीनी की और कुछ नेशनल पोइट्स की, तो वो मैंने उसके अंदर लिखी। तो दैट इज़ द थिंग कि वो मेरा क्रिटिकल एनालिसिस बड़े आराम से हो गया, हालांकि वो मैं तैयार भी नहीं करके गई थी। लेकिन आपको जब सामने कुछ भी नहीं आता ना, तो फिर बेटा वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उस दिन मुझे पता चला कि भाई मैं ये वाला क्वेश्चन भी कर सकती। और मुझे किसी सीनियर ने ही ये कहा था कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि मैंने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो आपने भी ये क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना है। तो दैट इज़ द मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन। तो इस तरीके से बेटा जब कोई ऑप्शन भी नहीं रह जाती और आपको लगता है कि आपके बाकी क्वेश्चंस में से इतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे, देन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब ये तो होगी जनरल फीचर ऑफ ईच पीरियड। यहाँ पे देखें पीरियड, देखें अगर तो वो क्लासिकल से है, तो क्लासिकल क्या है, वो चौसठ से लेके पॉप तक का है। लैंग्वेज उसके अंदर किस तरह की यूज होती है, ओल्ड होती है, एंग्लो सेक्सन होती है, लैटिनाइज्ड होती है, डेकोरेटेड होती है। सब्जेक्ट और थीम उसका डिस्क्रिप्टिव होता है, हीरोइक होता है, ऑब्जेक्टिव रियलिटीज पे बेस होता है। और स्टाइल और अप्रोच उसका आर्टिस्टिक होता है, लर्न इन्वॉल्विंग एंटरटेनमेंट होता है एंड लर्निंग होता है। अगर तो वो पोएम है किसी रोमांटिक से, तो रोमांटिक जो पोइट्री होती है वो बहुत सिंपल एंड मॉडर्न होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है। रोमांटिक्स एंड द मॉडर्न ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। उसमें डोमिनेंस ऑफ नेचर दिखाई जाती है और मैन का एक्सपीरियंस दिखाया जाता है। अब जैसे अभी रूमी की हम जो पोइट्री पढ़ रहे थे, उसके अंदर उनका ना सिर्फ जो है वो एक नेचर दिखाई जा रही है, मोहब्बत जो है, लव जो है, वो ह्यूमन नेचर का हिस्सा है, ठीक है। चाहने और चाहे जाने का जो तस्वुर है या ये जो क्रेविंग है, ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी हुई है। या तो इंसान नफ्स का पुजारी हो जाता है, यानी कि नफ्स से मोहब्बत कर बैठता है, या फिर अपने इर्द गिर्द के किसी इंसान से मोहब्बत कर बैठता है। और एक ही मोहब्बत इंसान को कामयाब करती है और वो है अल्लाह ताला की मोहब्बत, ठीक है। जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत कर बैठता है तो वो एक्चुअली स्ट्रांग हो जाता है, और जब वो इंसानों से मोहब्बत करता है तो एक्चुअली वो वीक हो जाता है, वो और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। माएँ क्यों कमज़ोर पड़ जाती हैं? बच्चों की मोहब्बत में, औलाद की मोहब्बत में।
इसी वजह से तो सुबह फजर के टाइम उठा नहीं पाती होंगी, लेकिन अगर अल्लाह से मोहब्बत होगी ना, ऑटोमेटिकली वो माँ अपने बच्चे को उठाएगी, और जब माँ अपने बच्चे को फजर के टाइम उठाएगी, उसकी औलाद ऑटोमेटिकली ताबेदार होगी। तो यहाँ पे वो डोमिनेंस ऑफ नेचर और मैंस एक्सपीरियंस की बात करता है। फिर यहाँ पे देखें, उसकी जो रोमांटिक पोइट्री होती है वो सब्जेक्टिव होती है, यानी कि हाईली पर्सनल होती है, रिफ्लेक्टिव होती है, फिलोसफिकल होती है, इन्वॉल्विंग अपील टू सेंसेस एंड टीचिंग ऑफ मोरल, उसमें मोरल्स और ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद अगर मॉडर्न है तो वो 20th सेंचुरी से ताल्लुक रखता है, सिंपल मॉडर्न या एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जिसको हम अमेरिकन लिटरेचर भी कहते हैं। उसके बाद आपकी जो आपकी एमए इंग्लिश लिटरेचर की पार्ट 2 की बुक्स हैं वो सारी मॉडर्न पोइट्री थी। क्लासिकल क्या थी, जो हमने पोइट्री 1 का पेपर सॉल्व किया था, ठीक है, पॉप तक जो है ये सारा आपका क्लासिकल में आ जाता है। उसके बाद जो है रोमांटिक पोइट्री हमने पार्ट 2 में पढ़ी, और मॉडर्न जो है वो जो है हमारी ये जो 20th सेंचुरी एंड ऑफ 19th सेंचुरी जितनी भी पोइट्री थी, ये जो मॉडर्न पोइट्री थी, ये सिंपल है, मॉडर्न एंड स्पेशलाइज्ड है। इसमें ग्रेट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स थे, स्पेशली दीज considered non-literary in previous period, for example politics, science, peace। और सब्जेक्टिव है, ये भी whimsical है, वन साइडेड होती है, एंड नैरो, एब्स्ट्रैक्ट, सिंबॉलिक, कंफ्यूजिंग भी होती है बाज़ औक़ात इंसान, क्योंकि पोस्ट वॉर सिनेरियो में जितनी भी पोइट्री लिखी गई थी वो जो है एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड को या शैटर्ड स्टेट ऑफ माइंड को शो करती है। अब यहाँ पे तो हमने मेन ये कर लिया ना, लेकिन मोस्टली जो आपकी मॉडर्न पोइट्री अगर कभी आई, जैसे सीमा सीनी की या फिलिप लार्किन की जो हम पोइट्री पढ़ते हैं, तो उसमें वॉयलेंस, थीम ऑफ वॉयलेंस बहुत ज़्यादा बार बार इन्वॉल्व होती है, तो ये उससे रिलेट करता है। फिर नंबर 2, ये तो हमने एजेस की बात कर ली कि इस तरह की अगर कोई एज आती है, जैसे मौलाना रूमी की हम अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो रोमांटिक से ताल्लुक रखते थे और उनका ये था। इन केस आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो अगर आप ये लैंग्वेज की आउटलाइन ही याद कर लें कि किस दौर से किस तरह का पोइट निकला था, तो ऑटोमेटिकली आप वो ट्रेड्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और आपका वो एक पैराग्राफ फोटो पे बन जाता है। उसके बाद है रिलेट द थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की अब वो जो पैसेज है, गिवन पैसेज आपको आता है, चाहे वो किसी पोएम से आता है या कहीं और से आता है, आपने उसकी थीम उससे रिलेट करनी होती है कि मेन इसकी थीम क्या है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि वो थीम ऑफ लव पे था। इट इंडिकेट्स द थिंग्स, पैराफ्रेजिंग ऑफ द पैसेज, मैंने अभी आपको बताया, आपने पैराफ्रेज करना है यानी कि उसको समराइज करना है। सच दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, थीम ऑफ द लाइन एंड देयर पेरेंट मीनिंग, व्हाट आइडियाज, पॉइंट्स हैव बीन हाइलाइटेड, कंसीडर्ड एंड प्रेजेंटेड टू द रीडर। ये कौन से आइडियाज हैं, पॉइंट्स हैं, have been highlighted, considered and presented to the reader। तो ये जो है आप लोगों ने उनको हाईलाइट करना है और प्रेजेंट टू द रीडर, रीडर के सामने प्रेजेंट करना है। अब वो जो आपको जो भी पैसेज आता है बेटा, सबसे पहले आप उसको पैराफ्रेज करते हैं, उसका सब्जेक्ट जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं, थीम ऑफ द लाइंस वो बताते हैं, उसके अपेरेंट मीनिंग बताते हैं, उसके आइडियाज और पॉइंट्स, और फिर जो है जो भी आप लोगों ने उस पैसेज को, जैसे मैंने कहा कि आइडियाज, पॉइंट्स को, इमेजेस को अंडरलाइन कर लें एक दफा पूरी की पूरी, और उसके बाद देखें कि ये किस किस चीज को समराइज करते हैं मेटाफोरिकली, इनके क्या मीनिंग्स आ रहे हैं और ये सारा कुछ। फिर उसके बाद है इसी का पॉइंट नंबर 2 है, अब आपने जब पैराफ्रेज कर लेना है, अब आपने देखना है कि हाउ द थीम एंड सब्जेक्ट हैज बीन ट्रीटेड, कि अब इसकी थीम और सब्जेक्ट को किस तरह से ट्रीट किया जाए। व्हाट द मूड ऑफ द पोएट अबाउट द आइडियाज ही हैज प्रेजेंटेड, द मूड मे बी सीरियस, ह्यूमरस। यस, द मूड ऑफ द पोएट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस वक्त पोएट का मूड कैसा है, वो उन थीम्स को, उन सब्जेक्ट को किस तरह से हैंडल कर रहा है, वो सीरियस टोन में बात कर रहा है, ह्यूमरस वे में बात कर रहा है, लाइटर टोन में बात कर रहा है, सिंसियर है, इनसिंसियर है, रियलिस्टिक है, सेंटिमेंटल है, इंजीनियस है, सटारिकल है, लाइट है, हैवी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑब्लिक है, या फिर सिंबॉलिक है, मॉडर्न है या आउट ऑफ डेट है। उसका मूड कैसा है पोएम के अंदर, और वो किस तरह से उन आइडियाज को ट्रीट कर रहा है। नोट यहाँ पे लिखा है, सम कॉमन सब्जेक्ट थीम्स ऑफ पोइट्री आर, कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स और पोइट्री की जो थीम्स हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो क्या क्या है। गॉड है,
रिलीजन है, फिलोसफी है, नेचर लैंडस्केप है, ब्यूटी है, मैंस लाइफ है, डेस्टिनी है, ह्यूमन लव, सम फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, पेट्रियोटिज्म, वॉर, पीस, पॉलिटिक्स, social problems, satire, hatred, prejudice, the past, fantasy, supernatural, etc. ये कुछ कॉमन थीम्स हैं जो कि पोइट्री के अंदर यूज होती हैं। अगर आप इन थीम्स को वैसे ही जो है लेके आए, जैसे अभी हमने जो पोएम पढ़ी थी, वो कहता था कि वो जो लव है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है या एक रिलीजन का, यानी कि एक रिलीजन की बेस ही लव के ऊपर होता है, तो वो बेसिकली एक रिलीजियस पोएम भी है। सेकेंडली वो एक फिलोसफिकल पोएम भी है। थर्डली उसके अंदर खुदा की मसलहतें, खुदा की अल्लाह ताला की जो मसलहतें हैं, अल्लाह ताला की वादानियत, क्योंकि अल्लाह खुद जो है वो बेसिकली अल्लाह ताला को हम उस रहीम ही कहते हैं ना, कि वो बहुत रहमान है, वो मर्सीफुल है, वो बेनेवलेंट है। इसी वजह से अल्लाह ताला जो है उसने दुनिया के अंदर भी मोहब्बत पैदा की और इस मोहब्बत के बलबूते पे ही दुनिया कायम है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक। और फिर मोहब्बत का जो रोल है वो मैंस की लाइफ और डेस्टिनी में क्या होता है? ह्यूमन लव सम फ्रेंडशिप। ठीक है, ह्यूमन की मोहब्बत है तो फ्रेंडशिप है, अदरवाइज नहीं है। मोहब्बत के बगैर रिलेशनशिप नहीं हो सकते, मोहब्बत के बगैर अतात नहीं हो सकती, ना तो अल्लाह की हो सकती है ना किसी बंदे की हो सकती। तो किसी को भी फॉलो करने के लिए मोहब्बत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोहब्बत के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक अतात और एक इत्तिबा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। आप इस वक्त लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, बल्कि लिटरेचर के गुरु हो गए। तो यू शुड नो द नेचर, यू हैव नाउ यू हैव अ डीप इनसाइट ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, आप लोग इस वक्त सारे फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ के, सारी लिटरेरी थियरीज पढ़ के अब आप बैठ चुके हैं, सब लिटरेचर एंड हो चुकी है। आखिरी हमारे दो ही सब्जेक्ट्स रह गए हैं, दैट इज द क्रिटिसिज्म एंड देन लिंग्विस्टिक्स। क्रिटिसिज्म आपका पंजाब यूनिवर्सिटी ने एंड पे इसलिए लिखा रखा हुआ है कि नाउ यू आर द गुरु ऑफ लिटरेचर एंड नाउ गो फॉर इट। इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला है, इट मीन्स कि आपके लिटरेचर अंदर घुस गई है, कभी बाहर निकलेगी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, बाज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसके बगैर क्रिटिसिज्म का पेपर उनका सॉल्व ही नहीं होता। जो इसमें फेल हो जाता है वो सारी क्रिटिसिज्म में फेल हो जाता है। तो दैट इज अ कंपलसरी क्वेश्चन इन अ केस कि अगर आपके सामने कभी ये चीज़ आती है तो आप उसको किस तरह से क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं उसका। उसके बाद देखिएगा आगे, पर्सनल क्रिटिसिज्म, व्हाट इज योर ओन एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट और थीम। इट इंक्लूड्स टू थिंग। पहली बात ये होती है, हम पोइट के हिसाब से बताते हैं कि भाई पोइट इसके अंदर क्या कह रहा है, उसका मूड कैसा है, वो क्या थीम है, उसका आइडिया क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद हम अपना हम हमारी एक पर्सनल क्रिटिसिज्म होती है कि ये जो लाइन है एक्चुअली पोइट अब क्या कहना चाह रहा है, मेरे हिसाब से जो है इन लाइन्स का क्या मतलब है, और पोइट जो है मेरे हिसाब से वो उसको क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लाइक अगर सिल्विया प्लाथ की बात करते हैं या हम किसी और पोइट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे आके उसका व्यू पॉइंट किस हद तक डेविएट करता है। यहाँ पे व्हाट इज योर ओन एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द थीम, इट इंक्लूड्स टू थिंग्स। जब आप खुद जो है एनालिसिस करते हैं तो एक्चुअली ये दो सब्जेक्ट्स या थीम को बयान करती है। हाउ आर द आइडियाज ऑफ पोएट सिग्निफिकेंट फॉर द रीडर। अब ये जो आइडियाज उसने पोएट ने बताए हैं वो किस हद तक सिग्निफिकेंट है रीडर के लिए। इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम वैल्यूएबल फॉर पोइट्री, क्या ये जो सब्जेक्ट ऑफ द पोएम है ये वैल्यूएबल है पोइट्री के लिए। आर द पोइट्स व्यूज वर्दी ऑफ कंसिडरेशन, क्या ये पोइट के जो व्यूज हैं ये वर्दी हैं, क्या हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्या हम इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको जो है वो मौलाना रूमी की जो पोएम थी उसको एनालिसिस करके बताया कि अगर वो चीज़ ज़िंदगी में आती है तो उसके क्या क्या रोल्स प्ले होते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। वार्निंग यहाँ पे लिखिए, द आइडियाज ऑफ अ पोएट शुड नेवर कंपेयर्ड विद द आइडिया ऑफ एनी अदर पोएट, गिव योर ओन आर्गुमेंट्स ओनली। और जब आप पर्सनल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो फिर आप अपने आइडियाज देते हैं, आप उसको किसी और जो पोइट है उसके साथ कंपेयर नहीं करते। ठीक है, उसके बाद इमेजरी ऑफ द पैसेज, पैसेज के अंदर क्या क्या इमेजेस यूज हुए हैं, वो किस किस चीज को सिंबलाइज करें। इट इन्वॉल्व
technical points as the following. Number 1, the relationship of the words and phrases with the ideal of 5 senses. ठीक है, सबसे पहले इसके इमेजरी देखते हैं कि वो जो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उसकी अपील 5 सेंसेस पे क्या होती है. ऑडिटरी, विजुअल, टेक्टाइल, ऑल्फैक्टरी, सेंस ऑफ टेस्ट. हम देखते हैं ये इमेजेस कैसे हैं. ये ऑडिटरी हैं, विजुअल हैं, टेक्टाइल हैं, ऑल्फैक्टरी हैं, सेंसेस ऑफ टेस्ट हैं. ठीक है, किस तरह के हैं. अब ये देखें ना, हम लोग डिफरेंट अभी तक पोएम्स हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमने डिफरेंट इमेजेस देखे हैं. उसमें हमने कुछ विजुअल इमेजेस देखे, कुछ ऐसे देखे जो कि ऑडिटरी थे, कुछ जो है देखने में इमेज थे लेकिन वो हमारी सेंस ऑफ टेस्ट भी डेवलप कर रहे होते हैं. तो ये सारी ऑल्फैक्टरी इमेजेस जो है मतलब जिनके थ्रू जो है ऑल्फैक्टरी, ये मैं हमेशा बताया जाता है. आई थिंक मैं इसको ऑल्फैक्टरी सेंस ऑफ टेस्ट को ही कहते हैं. ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल. तो मैम वो ऑडिटरी होते हैं जो आवाजों के थ्रू होते हैं. ऑल्फैक्टरी सेंस ऑफ स्मेल को कहते हैं. और विजुअल होते हैं जो देखने की, देख के करते हैं. ठीक है, ऑल्फैक्टरी सेंस ऑफ स्मेल को कहा जाता है. ठीक है, जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल जो है उसको, जैसे हम जॉन कीट्स की पोइट्री पढ़ते हैं, जब हम ऑड टू नाइटिंगेल पढ़ते हैं तो हम वो देखते हैं कि वो उन वीड्स की और उसकी भी बात करते हैं कि उसको वहां से स्मेल आ रही होती है और वो जब उस फॉरेस्ट के अंदर जाता है. फिर वो नेचर ऑफ वोकैबुलरी यूज, सिंपल और एलैबोरेट, सिंपल और एलैबोरेटेड, मिक्स्ड, कॉम्प्लेक्स, आर्काइक है, एंग्लो सेक्शन है, लैटिनाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड है, टेक्निकल टर्म्स और ट्रेड प्रोफेशनल फील्ड है उसके अंदर. तो ऐसा उसके अंदर क्या है. सेम ऑड टू नाइटिंगेल में देखें हमने, उसके अंदर जो है एक फॉरेस्ट देखा, उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म जॉन कीट्स की ये थी कि वो एस्केप कर जाता अपनी वर्ल्ड से. फिर उसके अंदर टेक्निकल टर्म्स ऑफ अ ट्रेड, उसने बहुत सारी चीजें, उसने टर्म्स बहुत सारे उसके अंदर यूज किए. स्पेशली वो जो कहता है ना, एंड पे फॉर लॉन इज द वर्ड, जो कि मुझे उस दुनिया से वापस ले आता है, यानी कि वो अपनी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन से वापस दुनिया की तरफ आ जाता है. तो दैट इज द टेक्निकल टर्म ऑफ अ ट्रेड, कि वो जाता तो है इमेजिनरी वर्ल्ड में लेकिन वो रियलिटी के साथ भी स्टक है कि भाई ये इमेजिनेशन हमेशा नहीं रहनी, ये खत्म हो जाती है. यानी कि इंसान इमेजिनेटिव वर्ल्ड में एक हद तक रह सकता है, फिर रहना फिर उसने दुनिया के अंदर ही है. फिर उसके अंदर आते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिटोरिक, वर्ड्स, एवोकेटिव एंड इमोशनल. रिटोरिक जो है क्वेश्चंस के थ्रू या रिपीटेटिव क्वेश्चंस के थ्रू जो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, जो वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं, हम उसको देखते हैं. जिसमें जो है नॉर्मली सिल्विया प्लाथ की पोइट्री के अंदर रिटोरिक है. हमारी जो मॉडर्न पोइट्री है उसके अंदर रिटोरिकल जो है, रिटोरिक बहुत ज्यादा यूज हुआ है. एलिमेंट्स ऑफ रिटोरिक बहुत ज्यादा यूज हुए हैं, यानी कि रिपीटेशन, एम्फेसिस ऑन द वर्ड्स एंड देन क्वेश्चनिंग अगेन एंड अगेन. Words evocative and emotional, what figures of speech, conceits, metaphors, similes, etc. have been used. अब यहाँ पे आपने बताने रिटोरिक एलिमेंट्स बताने, वहाँ पे बताना है कि ये जो वर्ड्स हैं वो क्या शो करते हैं, इमोशनल हैं या एवोकेटिव हैं, उसके अंदर क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, कंसीट्स है, मेटाफर्स हैं, सिमिलीज हैं, एक्सेट्रा हैव बीन यूज्ड. उसके बाद जो है Number 4, the apparent form of poem, passage, epic, narrative, ballad, song, sonnet, satire. Number 5 देखते हैं, rhyme scheme of the poem देख लेते हैं. उसके अंदर passage आ जाता है, feminine versus masculine, meter description as well, blank versus heroic couplets, Spencerian stanza, ballad stanza, terzima, octave rima, etc. मतलब अब उसके अंदर rhymic scheme, yes, राइमिक स्कीम हमने मिस कर दी थी. हमेशा राइमिक स्कीम आपने एंड में जरूर लिखनी है, और राइमिक स्कीम बेटा मैंने आप लोगों को जो है वो करना सिखाई हुई है. राइमिक स्कीम इज वेरी इजी, और आपने जरूर बताना है ये ब्लैंक वर्स है, ये ऑक्टेव है, ये क्या है, 8 लाइन स्टैंजा है तो ऑक्टेव होगा, बैलेड है, मतलब ये आपने खुद बताना है कि इसकी राइमिक स्कीम क्या है. इन केस आपको ये भी समझ नहीं आ रही कि बैलेड है कि ऑक्टेव है या क्या है, एटलीस्ट आप उसकी राइमिक स्कीम एंड पे जरूर लिखिएगा, क्योंकि राइमिक स्कीम का एक एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं. जो आपका सेकंड लास्ट पैराग्राफ आता है वो हमेशा फिगरेटिव लैंग्वेज पे आता है, और लास्ट पैराग्राफ आपका कंक्लूजन पे आता है. फिगरेटिव लैंग्वेज में आपकी राइमिक स्कीम भी आती है. राइमिक स्कीम आपने मस्ट लिख के आनी है. कंक्लूजन, व्हाट आर योर ओन व्यूज अबाउट द पैसेज, आपके अपने व्यूज जो हैं वो पैसेज के बारे में क्या है.
ये ओवरऑल जो है आपने वो बताना है। अब यहाँ पे देखें इसकी राइमिंग स्कीम हम देखते हैं क्या है। ये डीड्स है, लिखे आगे ए, ठीक है, वीड्स डीड से मिलता है तो इट मीन्स कि ये इसके साथ राइम कर रहा, तो इसकी भी साउंड ए ही है, तो ए। और फिर ग्रो इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट साउंड, तो ये बी साउंड हो गई, और स्नो जो है इससे मिलता जुलता है, इसलिए ये जो है बी साउंड हो गई। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम बनी है वो है ए बी बी, और ये क्या है, हीरोइक कॉपलेट है, ठीक है। ब्लैंक वर्स वो होती है जिसकी राइमिंग स्कीम सेम नहीं होती, और हीरोइक कॉपलेट क्या होता है, जिसकी राइमिंग स्कीम सेम होती है। तो ये राइमिंग वर्स है, राइमिंग वर्स है, ठीक है। तो और बाकी जो है फ्री वर्स क्या होती है, जिसकी जो है जो राइमिंग स्कीम सेम नहीं होती। अब ये देखें, ये वाली फ्री, इसको देखते हैं ये फ्री वर्स है या राइमिंग मतलब राइमिंग वर्स है या फ्री वर्स है। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए एंडिंग लाइन देखें, एंड है देन वाइन, थ्रोन फॉर्च्यून, लाइट बटर। इट मीन्स कि ए जो है, एंड जो है, एंड से क्या वाइन मिलता है, नो, तो हम इसके आगे ए लिखेंगे, वाइन एंड थ्रोन, दोनों एन साउंड पे एंड हो रहा है, तो ए बी बी, फॉर्च्यून्स लाइट्स, यहाँ पे एस साउंड पे फॉर्च्यून्स पे एंड हो रहा है, तो ये सी साउंड है। लाइट डी साउंड है क्योंकि पीछे किसी से भी नहीं मिलता। बटर एफ डी के बाद ई साउंड है। जॉय पीछे किसी से मिलता है, नो, तो ये क्या हो गया, एफ साउंड हो गया। अब ये है हार्मलेस, हेल्थ, मर्सी और फिर स्लेव। अब ये सारी जो है साउंड्स जो है वो डिफरेंट है। फॉर्च्यून्स एंड हार्मलेस आर द, नहीं ये भी नहीं मिलता, फॉर्च्यून्स एंड हार्मलेस, वाइन थ्रोन, फॉर्च्यून्स, बटर, जॉय, हार्मलेस, हेल्दी, मर्सी, बिकम्स अ स्लेव, ये सारी बेटा फ्री वर्ड्स है, ये राइमिंग नहीं है, ठीक है। पूरी की पूरी फ्री वर्ड्स बनी हुई है। ए बी, वाइन थ्रोन, फॉर्च्यून्स, ए बी बी सी डी ई एफ, और फिर हार्मलेस, ये लेस आ रहा है तो दैट इज बेसिकली एफ जी एच आई एन जे, ये तो इसकी पूरी की पूरी राइमिंग में फ्री वर्ड्स लिखी हुई है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली अ फ्री वर्ड, और ये जो है ये राइमिंग है, ये राइमिंग वर्ड्स है। तो इसको, और ये जो टू वर्ड, इसको अगर हम कॉपलेट किसे कहते हैं, टू लाइन स्टैंजा को कहते हैं, ठीक है। और ये कॉपलेट्स में लिखा हुआ है, यानी कि हीरोइक कॉपलेट्स में लिखी हुई है। हीरोइक कॉपलेट्स मीन के दो शेर होते हैं और उनकी राइमिंग स्कीम दोनों की एक जैसी होती है, तो ये हीरोइक कॉपलेट हो गया। तो ये आपकी बेटा राइमिंग स्कीम भी एंड हो गई है। कल हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और आपके करंट नोट्स के अंदर जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से इसको जो है हमने प्रैक्टिस करना है। तो थोड़ी सी बेटा हम पास्ट पेपर्स में से प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ टू प्रैक्टिस दीज, जो हमारी ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो पोइट स्पेसिफिक पोइट कोई होंगे या फिर जो भी हमने ओवरऑल में मास्टर्स में जितने भी सारे पोइट्स को पढ़ा उनमें से? बेटा कुछ भी आ सकता है। मेरी दफा जो आई थी वो बीए में से या पता नहीं एफए में से कोई पोएम थी, इन्होंने उठा के दे दी, कहीं से भी दे सकते हैं। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई भी उठा के दे देंगे। हमने कभी जलालुद्दीन रूमी पढ़ा ही कोई नहीं, ठीक है, लेकिन आ गई अब पोएम तो करनी पड़ेगी। तो ये है सारा कुछ कि आपके आज आप पास्ट पेपर थोड़े से एक्सप्लोर करें उनको, और फिर कल हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, और फिर कल से हम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। हाँ जी उस्मा। मैम हम लोगों ने कैथरीन बेल्जी में टेक्स्ट एनालिसिस के दो तरीके पढ़े थे, एक क्लासिक रियलिस्टिक टेक्स्ट था और एक एक्सप्रेसिव रियलिस्टिक टेक्स्ट था। अब इन केस अगर टाइटल आ जाता है या पोइट का नाम साथ आ जाता है तो वो ये हमने क्लासिक उसमें पढ़ा था इवैल्यूएशन में, कि जिसमें पोइट की अदर बुक से हम रेफरेंस ले सकते हैं, उसकी अपनी लाइफ से या जो उसका एक रीडर का और उसका जो अपना आपस का एक रिलेशनशिप होता है उसकी बेस पे टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका हमने ये भी पढ़ा था, एक्सप्रेसिव रियलिज्म होता है, और फॉलोअर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म जो है दे डू नॉट, the meanings of the text do not lie out of the lines, सिर्फ जो lines के within the lines, meaning reading between the lines, meanings behind the text, यानी सिर्फ आप text से बाहर ही निकलते हैं, ना तो कोई राइटर की लाइफ से आपको कोई ताल्लुक होता है, ना उसके टाइटल से कोई सरोकार होता है,
सिर्फ आपने उन्हीं लाइनों को डिफाइन करना होता है, उसकी लैंग्वेज, उसकी आप लिटरेरी टर्म्स, आपकी जो मतलब उसमें आइडियाज थीम्स डिस्कस हुए। तो इन केस अगर नहीं भी आता, राइटर का नाम नहीं आता और अगर उसका भी नहीं आता, पोएम का नाम भी नहीं साथ वो देते, तो फिर इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके नंबर तो नहीं करते कि अगर हमें ये ना पता हो कि राइटर कौन है पोएम का, या नाम क्या है, या किस एरा से बिलोंग करती है, वो तो सारा क्लासिक रियलिज्म में चला जाता है ना। एक्सप्रेसिव रियलिज्म में तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। उनकी तो फिर जरूरत इसके मार्क्स तो नहीं डिडक्ट होते अगर आप एरा ना गेस कर सकें, या आप उसका मतलब पोइट का नाम ना गेस कर सकें। नहीं नहीं करते हमारे हम मैंने आपको कहा ये इन्होंने अब जाके पोएम का टाइटल और पोएट का नेम देना शुरू किया। हम लोग जब पेपर दे रहे थे उन दिनों कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि पोएट का नाम आना है या पोएम का नाम आना भी है कि नहीं है। खुद गेस करते थे, बाय चांस उसमें W.B. येट्स लिखा था, जो दूसरा पैसेज आया था नीचे लिखा ही कुछ नहीं होता, ना पोएट का नाम लिखा हुआ था, ना बुक का टाइटल लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था सेकंड पैसेज। तो यानी सिर्फ उन्हीं हाँ जी हाँ जी यानी उन्हीं गिवन लाइन्स से आपने बाहर नहीं निकलना। राइटर कौन है, किस एरा से बिलोंग करती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। नहीं सिर्फ नहीं जो आपको गिवन लाइन्स हैं उसी को मतलब आप जिस तरीके से भी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं, उसी को करें। उसमें आपको याद होगा जब मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने का तरीका बताया था, मैंने आपको कहा था क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने के कई तरीके हैं, और ये आपने कैथरीन बेल्सी में देख भी लिया होगा कि कैथरीन बेल्सी भी यही कहती है कि एक टेक्स्ट को पढ़ने के कई तरीके होते हैं, उसके रीडर के साथ क्या रिलेशन होता है, टेक्स्ट का जो है वो एक्सप्रेसिव रियलिज्म क्या होती है, क्लासिकल वे ऑफ टेक्स्ट रीडिंग क्या होता है, ये सारी चीजें, और उसका टेक्स्ट का डिफरेंट चीजों के साथ रिलेशनशिप किस तरीके से होता है, उसका इरा के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। सेम इज द केस विद दीज लाइंस के हम एक ही तरीके से क्रिटिकल एप्रिसिएशन कभी भी नहीं करते। देयर आर मेनी वेज कि एक्चुअली क्रिटिकल एप्रिसिएशन इज द वन थिंग कि रीडर ने जो पढ़ा वो उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, हमने क्रिटिकली एनालाइज करना है। जैसे मैं कहती हूँ क्रिटिकल एप्रिसिएशन की मैं एक मिसाल देती हूँ, हम किसी के घर जाते हैं खाना खाने, या उसने हमारी दावत कर ही दी है, तो हम ये क्या कहते हैं, वापस आके हमने जरूर डिस्कस करना होता है, वो देखा था खाना, पता नहीं वो फलानी डिश ठीक नहीं बनी हुई थी, फलाना खाना बहुत मजे का था लेकिन रोटियां सही नहीं पकी हुई थी, वो उसके बच्चे देखे थे कितने बदतमीज थे। तो ये सारी चीजें हमने घर आके लाजमी डिस्कस करनी होती है। इट मीन्स कि हम उनको उनके हिसाब से नहीं डिस्कस कर रहे होते हैं, हम उनको अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो दैट इज द थिंग, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही होती है। सेम एज द केस हम एक ड्रामा देखते हैं, साथ बैठा एक बंदा कुछ और कह रहा होता है, मैं कुछ और कह रही होती हूँ, या एक मूवी होती है, हम कहते हैं नहीं इसका एंड ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये हीरो ने सही बिहेव नहीं किया, ये उसकी सास ने बहू को थप्पड़ मार दिया, यहाँ पे थप्पड़ बनता ही कोई नहीं था। तो ये सारी क्या चीजें होती हैं, हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, मेरी बहन का और व्यू पॉइंट होगा, मेरा और होगा, भाई साथ बैठा होगा उसका और व्यू पॉइंट होगा। तो दैट इज द रिलेशन ऑफ टेक्स्ट विद द रीडर। तो अब रीडर जब मैं हूँ, जब मैं पेपर दूंगी तो मैं रीडर हूँ और ये टेक्स्ट है, अब मेरा इसके साथ क्या रिलेशन बिल्डअप होता है, मैंने तो अपने रिलेशन को उसके साथ बिल्डअप करके और उस टेक्स्ट को एनालाइज करना बेसिकली। ठीक है, लेकिन मैम जैसे अभी आपने अपनी एग्जांपल से बताया कि आपको पोइट का नाम पता चल गया था, W.B. येट्स का पैसेज आ गया था, तो उससे आपको मतलब आइडिया था कि वो किस एरा का आयरिश पोइट है, वहां पे जो है वो पॉलिटिकल एक क्राइसिस था, वहां वो लोग आजादी के लिए वो मतलब फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे। तो वो फिर एक क्लासिकल वे ऑफ एनालाइजिंग टेक्स्ट होगी ना, कि आपको सोसाइटी का भी पता चल गया, रीडर का वे ऑफ राइटिंग भी पता चल गया कि वो एक मतलब रेवोल्यूशनरी पोइट था, फ्रीडम फाइटर था। तो ये तो क्लासिक वे ऑफ एनालाइजिंग टेक्स्ट हो गई, जिसमें आपको रीडर से मुतालिक, उसके एरा से मुतालिक काफी ज्यादा जो है वो नॉलेज है। फिर जैसे अभी आपने ये जो नोट्स शेयर किए हैं, उसमें भी है कि आप एरा डिसाइड करने की कोशिश करें कि ये किस एरा से बिलोंग करता है। जैसे अभी आपने रूमी का कहा कि ये रोमांटिक पोइट है, तो रोमांटिक पोइट के ट्रेड पता चल जाए तो वो फिर बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन अब मैंने पास्ट पेपर्स में ऐसे भी पैसेज देखे हैं कि जो इतने ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, या ये किस एरा से बिलोंग कर सकते हैं, इवन थीम क्या है इसका। ये जो लिखा हुआ है, मतलब इसका थीम क्या पोइट के नजदीक हो सकता है। तो फिर इस सूरत में अगर हम एक्सप्रेसिव वे ऑफ जो एनालाइजिंग टेक्स्ट है, जिसमें सिर्फ आपकी जो स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज होती हैं,
जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, टेक्स्ट की फॉर्मेशन होती है, वो आप डिस्कस करें, और आपका अपना जो वो व्यू पॉइंट क्या है उन लाइन के बारे में, कि मतलब प्रोबेबली या पॉसिबली क्या मीनिंग्स उससे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हो गए। दो तो तरीके मतलब कौन सा बेटर है? बेटर वो वाला है जो मैंने अभी बताया था, WB यीट्स को मैंने कैसे गैस किया था, जिसके अंदर मैंने उसका एरा भी सारा जो है वो डिफाइन कर दिया था, और ये सारा कुछ के भाई ये बैकग्राउंड। दूसरा यही है कि आपके सामने जो भी टेक्स्ट है, अब देखें ना, ये जो दूसरा टेक्स्ट है ना, तो इसके यहाँ पे पोइट का नेम गिवन है ना कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से अंदाजा हुआ है द मैन ऑफ वर्ड्स नॉट ऑफ डीड इज लाइक अ गार्डन, कि ये जो है मॉडर्न पोइट्री से रिलेटेड है ये पैसेज। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मॉडर्न मैन के एक्सपीरियंसेस दिखाए जाते हैं, और उसके अंदर जो है उसको लाइफ के साथ रिलेट किया जाता है, और ये तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये, और फिर वर्ड्स भी सिंपल यूज हो रहे हैं, एंग्लो सेक्सन नहीं है, कोई मिथ नहीं यूज हो रही है, इट मीन्स कि ये क्लासिकल है ही कोई नहीं। ठीक है, तो ये तो मॉडर्न पोइट्री है। ये जो नीचे वाले 4 हैं, इधर तो नहीं लिखा हुआ पोइट का नेम, टाइटल भी नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स कि ये मॉडर्न पोइट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं जरूर ये कह सकती हूँ। हाँ जी समीर। मैम मुझे एक और बात बताएं कि इसमें कोट्स ऐड करने जरूरी होते हैं कि अगर आपको ना आते हो, यानी जिस तरह ये वाला है अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स वाला है, अगर यानी मेरे जहन में उसका कोई कोट नहीं आ रहा और मैं वो कोई कोटेशन नहीं देती हूँ, तो उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, यानी दे डू जज अकॉर्डिंग। आपने खुद ही लिखना है, आपने सेल्फ एनालिसिस आप जितना ज्यादा लिख सकते हैं, आपके जो दिमाग में आना बस लिख दें। इसमें देखिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन इज वेरी इजी। ठीक है, आपके जहन में आप टेक्स्ट को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, आपने अपना व्यू पॉइंट बनाना है। आपने अपना व्यू पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि वो अगर एग्जामिनर ये देखे ना कि भाई उसके हिसाब से इसके मीनिंग ये हैं, लेकिन आप ऐसे कोई कंक्लूजन आप एग्जामिनर को जो है ना, उसका एग्जामिनर कहे नहीं मैं गलत सोच रहा था, ये स्टूडेंट ने सही लिखा है। आपने अपना जो मुद्दा बयान कर दिया ना, उन 4 लाइन से 5 लाइन से जो आपने एक इमेज ले लिया कि नहीं इसका ऐसा ही होना है, आप पक्के हो जाएं उसके ऊपर कि नहीं भाई इसका ऐसे ही है। एग्जामिनर को कंफ्यूज कर दें कि मैं ठीक कह रही हूँ आप गलत कह रहे हैं। इसको कहते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ये औरतों को इतनी बहस करने की आदत होती है, किसी को समझाने बैठो ना, वो आगे से कहेगी मुझे ज्यादा आता है। औरतों में नहीं, मर्दों में भी आजकल बहुत ज्यादा है बहस दर बहस बहस। वो फेसबुक पे क्या हो रहा हो तो वो कहता नहीं मैं ही ठीक कह रहा हूँ तुम गलत कह रहे हो। आप भी शुरू हो जाए, अब पेपर में लिख के बताएंगे नहीं मैं ठीक लिख रही हूँ आप गलत कह रहे हैं। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द वो कहते हैं ना कैथरीन बेल्सी वाला, उसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि वो टेक्स्ट का रिलेशन है रीडर के साथ, टेक्सचुअल रिलेशन को रीडर के साथ जो है वो आप एलिबरेट करें ना, कि आप उसके बारे में क्रिटिकल एनालिसिस कहती है इसको है कि मैं इस टेक्स्ट को कैसे अखज़ करती हूँ। अगर मैं इसको रीड करूँ मैं कुछ और कहूँगी। अब कल मैं एरियल की बात हो रही थी, मैं पार्ट 1 को एरियल पढ़ा रही हूँ, मैंने उसको एज अ मोटिवेशनल पोएम लेके स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया। एक और स्टूडेंट आई, उसने मुझे कहा मैम वो करंट नोट्स के अंदर तो लिखा हुआ, उन्होंने उसकी प्रेगनेंसी को लेके और उसका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लेके उसको बयान किया हुआ, तो वो ठीक है। मैंने कहा बेटा वो भी ठीक है। कहती मैम कैसे? मैंने कहा भाई वो उनका व्यू पॉइंट है,